Hello dear students, welcome to ATP Star, the super learning platform. This is Malik Gupta, your physics teacher. I'm a graduate from IIT Madras. और बच्चों 26 अगस्त को इवनिंग में सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें से फिजिक्स के कुछ खास सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को और इनको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देख लो क्या लिख रहा है। फाइंड पावर डेवलप्ड इन जीनर डायोड। तो यहाँ पे एक जीनर डायोड दे रखी है, इसमें पावर डेवलप्ड पूछ रहा है। देखो बच्चों सर्किट भी बड़ा सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है और आसानी से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पे मान लो पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ भी जीरो होगा, स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बैटरी को क्रॉस किया, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे गए, पोटेंशियल इंक्रीज होगा 24 वोल्ट से। ठीक है, यहाँ जीनर डायोड लगी हुई है तो यहाँ अगर जीरो पोटेंशियल है तो इधर जाओगे प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गई 10 वोल्ट की, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगी 10 वोल्ट की। क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब अपन करंट्स मान लेते हैं कि भाई इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I2 है और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो I3 है। ठीक है, अब I1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है इसके अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 माइनस 10 यानी कि 14। ठीक है, 14 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम्स का, 1 किलो ओम्स। ठीक है, तो ये करंट कितना आ गया मेरे पास 14 मिली एम्पियर। ठीक है, ऐसे इसी तरह से अपन I2 भी निकाल सकते हैं। I2 की वैल्यू क्या आएगी, इस रजिस्टर में से फ्लो करेगा ये I2 यहां से। ठीक है ना, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस 0 यानी कि 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम्स का। तो V बाय R से मैंने करंट निकाल लिया दोनों में। ठीक है, कितना आ गया ये 2 मिली एम्पियर आ गया। यहां तक क्लियर। अब मैं इस पॉइंट पे अगर KCL लगाऊं, है ना, जंक्शन लॉ इस पॉइंट पे लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 है। सही है, जंक्शन लॉ से ये मिल गया मेरे को। तो यहां से मेरे को पता चल जाएगा I3 का वैल्यू भी। I3 क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। I1 और I2 निकाल चुके अपन, यहाँ पे I1 आ चुका है, I2 आ चुका है। I1 माइनस I2 करोगे कितना मिलेगा 12 मिली एम्पियर। तो यहां से मेरे को जीनर डायोड में से फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू मिल चुका है। इसमें से करंट जा रहा है 12 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो इसमें से पावर में लिख सकता हूं। अब पावर क्या होती है V इंटू आई। ठीक है, V कितना है जीनर, इसमें से पावर पूछ रहा है वो, जीनर डायोड में जो पावर कंजम्पशन हो रहा है वो पूछ रहा है, पावर डेवलप्ड इन जीनर डायोड। तो इसमें से करंट जो जा रहा है वो यहां डाल देंगे और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है वो डाल दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर। तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0.12 वॉट्स। खत्म, सिंपल है। ठीक है, चेक करेंगे 0.12 वॉट्स दे रखा है, ऑप्शन 3 मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि मेंस में बहुत ज्यादा टफ लेवल के सवाल तो आते ही नहीं है, सिंपल लेवल के ही सवाल आते हैं और इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सवाल है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, अगेन दिखने में भले ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा पर है इजी। देखें कैसे इजी है, चलो देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल अपने को इस लॉजिक गेट्स की बतानी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लो कि भाई ए पे आप 0 इनपुट दे रहे हो, बी पे 0 इनपुट दे रहे हो। क्या होगा, अगर यहाँ 0 इनपुट दोगे यहाँ 0 जाएगा और यहाँ भी 0 जाएगा, इधर से भी यहाँ 0 जाएगा और यहाँ 0 जाएगा। अब ये आ गया एक नॉर गेट, 0 और 0 का और से क्या मिलता है 0, नॉर से क्या मिलेगा 1, तो यहाँ 1 आउटपुट आएगा, तो यहाँ 1 इनपुट आ गया, यहाँ 1 इनपुट आ गया। ठीक है, अब 0 और 1 से और से मिलता है 1, तो नॉर से मिलेगा 0, तो यहाँ से आउटपुट आएगा 0। इसी तरह से इस नॉर से भी आउटपुट आएगा 0, यहाँ जाएगा 0 और 0, 0 और 0 वापस से नॉर में जा रहा है, और से मिलता है 0, नॉर से मिलेगा 1, तो आउटपुट मिलेगा मेरे को 1। अगर मैं इनपुट देता हूं 0 और 0 तो आउटपुट मिलना चाहिए 1। कौन सी टेबल में दिख रहा है, ये गलत हो गया, और 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक है ना, अब इसमें ये स्मार्ट वर्क अपने को करना होता है कि भाई देख लो किसमें डिफरेंस आ रहा है ना। तो सेकंड वाली लाइन में अपने को दिख रहा है डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1 और 1 का 1 आ रहा है, इसमें 1 और 1 का 0 आ रहा है। तो अगर मैं 1 और 1 का चेक कर लूं तो मेरे को पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं 1 और 1 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है और फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये हमको 0 0 के इनपुट से पता चल गया। अब 1 और 1 इनपुट डालो, देखो क्या आ रहा है, 1 डालोगे यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इधर 1 डाला तो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। 1 और 1 और से मिलता है 1, नॉर से मिलेगा 0, तो यहाँ जाएगा 0 और 0। 1 और 0 का और से मिलता है 1, नॉर से मिलेगा 0, तो यहाँ जाएगा 0। इसी तरह से इससे नॉर से मिलेगा 0, तो यहाँ 0 जाएगा। 0 0 का और से मिलता है 0, तो नॉर से मिलेगा 1। तो जब मैं इनपुट डाल रहा हूं 1 और 1 तो आउटपुट मिल रहा है 1,
1 1 का 1 मिल रहा है ऑप्शन 2 में, 3 गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से इसको फास्ट स्पीड से और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है लॉजिक गेट्स वाले सवालों को। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं, अगला सवाल देखो। इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R सो दैट द बल्ब ऑपरेट्स एट द रेटेड पावर ऑफ 500 वॉट्स। तो एक सर्किट दे रखा है, एक बल्ब है 500 वॉट और 100 वोल्ट्स इसकी रेटिंग है, और बताना है कि इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो कि ये इसी रेटिंग पे काम करे। ठीक है, इस रेटिंग पे काम कर रहा है मतलब इसके अक्रॉस 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये 500 वॉट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आना चाहिए 100 वोल्ट्स का। अच्छा, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 200, बैटरी को क्रॉस किया तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगी 200, और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स का होना है तो इस तरफ पोटेंशियल होनी चाहिए 100 वोल्ट्स की। ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा, अब बल्ब की मेरे को पावर रेटिंग दे रखी है, पावर होता है V²/R। मान लेते हैं बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो R के बराबर है, तो यहां से मेरे को बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी P बराबर 500, V है 100 का स्क्वायर बाय R। यहां से मुझे मिलेगा R का वैल्यू 100 का स्क्वायर बाय 500 यानी 100 इंटू 100 बाय 500, तो ये मिल गया मेरे को 20 ओम्स। ठीक है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस आ चुका है 20 ओम। बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट्स का। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं मानता हूं कि I करंट फ्लो कर रहा है, तो I की वैल्यू में लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस से 200 माइनस 100 यानी कि 100 बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है 20 ओम्स। तो ये करंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 एम्पियर। ठीक है, अब इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइनस 0 यानी कि 100 के बराबर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी इजीली। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी V/I से आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस 100 माइनस 0 यानी कि 100, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम्स। खत्म, सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है, 20 ओम्स मार्क कर देंगे, कहां दिख रहा है ऑप्शन 1 में चेक करेंगे, ऑप्शन 1 सही आंसर है बेटा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, घबराने का नहीं। अच्छा, बल्ब में जो रीडिंग होती है, जो उस पर रेटिंग लिखी रहती है, उसका मतलब क्या है मैं एक बार बता देता हूं। वो मतलब क्लियर नहीं होता तो फिर दिक्कत आती है। इस रेटिंग का मतलब है कि अगर इस बल्ब को आप 100 वोल्ट्स के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, मतलब इस बल्ब को पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स का दिया, तो इसका पावर आउटपुट आएगा 500 वोल्ट्स। क्लियर है? चलो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर बच्चा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक सर्किट और पूछा है फाइंड I, करंट बताना है सर्किट में कितना है। अब यहाँ पे दो ब्रांच है, एक में कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है और दूसरी ब्रांच में इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों ब्रांच का करंट निकाल लूं और फेज डिफरेंस निकाल लूं कितना है, तो मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यही करते हैं, पहले इसमें करंट निकाल लेते हैं, फिर इसमें करंट निकाल लेते हैं और दोनों का फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर I की वैल्यू में निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ZC निकालते हैं, ZC कितना है। ठीक है, अच्छा इस रेजिस्टेंस को बोल देता हूं R1 है और इस रेजिस्टेंस को R2, ताकि कंफ्यूजन ना हो जब हम लिखें। ठीक है, तो ZC देखो कितना आएगा 1/ω/C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, यही होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है 100, ये दे रखी है, और कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड, तो 100 इंटू 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 10⁻⁻6 करोगे तो 10⁻⁻4 आएगा। ओमेगा इंटू सी करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁴ यानी 10⁻2 नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ZC मिला मेरे को 100 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, R कितना है, R भी 100 है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर का रूट, तो ये मिल गया मेरे को 100√2। क्लियर है? इसमें लोड तो नहीं गए, 1/ω/C, यहां लिख के दिखाऊं क्या, 1/ω/C, 1/ω है 100, कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 यानी 1/10⁻2 यानी कि 10⁻2 यानी कि 100, वही लिखा है वहां पे। ठीक है, चमक गया, इसको हटा दे रहा हूं मैं यहां से अब। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब हमारे पास ZC आ चुका है, तो मैं करंट निकाल सकता हूं IC वाला, है ना, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कितना आएगा भाई, IC आ जाएगा मेरे पास, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय ZC। ठीक है, ये हो जाएगा IC, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 वोल्ट, ZC मेरे पास आ चुका है 100√2, तो ये कितना मिलेगा मेरे को √2 एम्पियर। ठीक है, तो इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आ चुका है मेरे पास √2 एम्पियर। क्लियर है? साथ के साथ इसका फेज एंगल भी निकाल लेते हैं अपन, इसको बोल देते हैं cos φ1 बोल देते हैं, इस फेज एंगल को φ1। ठीक है, cos φ1 कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस बाय ZC करके, रेजिस्टेंस कितना है 100, ZC कितना है मेरे पास 100√2,
तो यहाँ से cos फाइव मेरे पास आ गया 1/√2, तो मेरे को मिल गया कि फाइव वन जो है वो 45 डिग्री है। cos फाइव वन इज इक्वल टू 1/√2 आया, तो फाइव वन आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका फेज एंगल आ चुका है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आ चुका है। अब इसी तरह से दूसरी वाली ब्रांच को देख लेते हैं। दूसरी वाली ब्रांच को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। तो अपन सबसे पहले ZL निकालते हैं। ZL कितना है बेटा, ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट। ठीक है, ओमेगा है 100, L कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5 इंटू 100 करोगे, 100 इंटू 0.5 50 मिलेगा। तो ये क्या लिखा है 50 का स्क्वायर प्लस R2 है, ये R कितना है 50 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना मिल गया मेरे को 50√2। ठीक है, उसको भी चाहे तो R1 लिख लो, है ना, ये R1 माना हुआ है अपन ने। चलो यहां भी R1 लिख सकते हो। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ZL मेरे पास आ चुका है 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर का रूट यानी 50√2। क्लियर है, तो अब ZL आ चुका है, तो मैं IL भी निकाल सकता हूं। ठीक है, IL यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। IL कितना आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय ZL। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट का। ZL आया मेरे पास 50√2, कितना मिल गया यहां से 4/√2 यानी कि 2√2। ठीक है, तो 2√2 एम्पियर करंट आ चुका है इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, इसी तरह से अपन इसका फाई भी निकाल लेते हैं, फेज एंगल cos फाई टू कितना हो जाएगा R2/ZL। क्लियर है, R2 कितना है 50 ओम और ZL आया मेरे पास 50√2 ओम्स। ठीक है, तो ये भी मिल गया 1/√2। तो यहां से मेरे को क्या मिला, फाई टू बराबर 45 डिग्री, फाई टू भी आ चुका है 45 डिग्री। ये क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन ने इसका इंपिडेंस निकाला ऊपर वाली ब्रांच का, वो आ गया ये 100√2, इंपिडेंस आ चुका है, तो करंट आ गया ऊपर वाली ब्रांच के अंदर, और फेज एंगल निकाल लिया अपन ने R/Z करके। इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच के अंदर अपन ने इंपिडेंस निकाला, फिर करंट निकाला, फिर उसके बाद फेज एंगल निकाल लिया। अब देखो क्या बन रहा है सीन, ऊपर वाली ब्रांच में करंट है √2 एम्पियर, नीचे वाली ब्रांच में करंट है 2√2 एम्पियर, और फेज एंगल इन दोनों के 45 हैं। ठीक है, अब देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट है कितना है √2, यहां लिख देता हूं √2 एम्पियर, और इसका फेज एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, फेज एंगल है 45 डिग्री का, और नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है वो कितना है 2√2 एम्पियर है, 2√2 एम्पियर। ठीक है, इसका फेज एंगल है 45 डिग्री का। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, फेज डिफरेंस हो गया है 90 डिग्री का। क्लियर है, इतना चमक गया क्या, तो फेज डिफरेंस मेरे पास आ चुका है 45 + 45 यानी कि 90 डिग्री का, और करंट के वैल्यूज मालूम है। तो अब मेरे को अगर टोटल करंट लिखना है तो मैं लिख सकता हूं जो कैपेसिटर में करंट जा रहा है उसका स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर का रूट। IC कितना है √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का रूट, यानी करंट मेरे पास आ गया √10 एम्पियर्स। यही पूछा था उसने, टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, √10 एम्पियर्स इज द राइट आंसर। चेक करेंगे ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था ये, इसको नोट कर लो बेटा पॉज करके फटाफट से, अगर आपको करना है तो, है ना। बाकी अगर समझ में आ गया तो बहुत है, वैसे मतलब बहुत ज्यादा टफ टाइप का सवाल नहीं है फिर भी, लेकिन अच्छा सवाल है। क्लियर है, काफी एक्सरसाइज ये सवाल आपसे करवाता है, बहुत सारी नॉलेज भी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि सिंपल अपन ने एक फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो आगे मूव करते हैं। अगला सवाल देखो, अब ये मैकेनिक्स से आ गया है क्वेश्चन। इन एन एटवुड मशीन द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ स्ट्रिंग कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकिंग इज 24/π × 10⁻⁻2 है ना। शायद यहाँ पे माइनस दिख नहीं रहा है आपको, मैं लगा देता हूँ 10⁻²। फाइंड द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग का रेडियस बताओ। अब ये है तो NLM का सवाल, लेकिन सीधा सीधा इसने एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा, ये दे दिया कि स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, तो रेडियस बताओ स्ट्रिंग की। ठीक है, तो सिंपल है, टेंशन निकाल लो और टेंशन बाय एरिया को स्ट्रेस के बराबर कर दो, स्ट्रेस इसने दे रखा है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो टेंशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, यहां पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का। अगर मैं इनको अपने सिस्टम में लेता हूं, ब्लॉक स्ट्रिंग और दूसरा ब्लॉक, तो इधर से खींचा जा रहा है 50 न्यूटन से, इधर से खींचा जा रहा है 30 न्यूटन से, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो टोटल फोर्स आएगा वो कितना आएगा 20 न्यूटन का। टोटल फोर्स आ गया 20 न्यूटन का। मास टोटल कितना है सिस्टम का 8 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया 20/8 यानी कि 10/4 यानी कि 5/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं। यहाँ पे मान लो T है, एक्सेलरेशन मेरे को मालूम है, इक्वेशन लिखोगे 50 - T = m × a की वैल्यू है 5/2।
तो यहां से टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 माइनस 25/2 यानी कि 75/2 न्यूटन्स। इतना क्लियर? टेंशन आ चुका है 75/2 न्यूटन। यहां तक तो सिंपल एनएलएम का सवाल है। अब इसने बोला है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, ठीक है ना, इस पे ब्रेक हो जाती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब रेडियस बताओ। तो सिंपल है कि ये जो टेंशन है इससे स्ट्रेस निकाल लेंगे, टी बाय एरिया करके कर लेते हैं। टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है। टेंशन मेरे पास आ चुकी है 75/2, डाल दो यहाँ पे 75/2। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर होगा एरिया, ठीक है। रेडियस आर मान लेते हैं, स्ट्रिंग का रेडियस है आर, जो कि हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये आर मान लिया अपन ने। तो स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और सिग्मा इसने दे रखा है कितना, सिग्मा दे रखा है 24/पाई इंटू 10⁻⁻²। लिख दो यहाँ पे 24/पाई इंटू 10⁻⁻²। खत्म, सॉल्व कर लो इसको। पाई से पाई कट गया, 75/r², 2 को उस तरफ ले जाते हैं, 48 इंटू 10⁻⁻² हो गया। तो यहां से मेरे को मिला r² इज इक्वल टू 75/48 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। आंसर किस फॉर्म में दे रखा है इसने, आंसर पॉइंट्स डेसिमल में दे रखा है। पूरा सॉल्व कर लेते हैं अपन। 75/48 इसको काट देते हैं अपन, 12 4 जा 48, 3 से पहले काट लेते हैं, 3 6 जा 18, ठीक है। 25/16, तो ये चला जाएगा 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24.25, और ये चला जाएगा 1 जा 4, 22, 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 जा 8, 5 जा 20, ठीक है। तो 1.5625 इंटू 100 आया। तो यहां से r² मेरे को मिल गया है 156.25, ठीक है। ये r² आया है। 15625 किसका स्क्वायर होता है, 125 का। तो इसका रूट करोगे तो कितना मिलेगा मेरे को, 12.5। तो रेडियस आ चुका है मेरे पास 12.5, ठीक है। चेक करेंगे आंसर में 12.5 कहां पे दिख रहा है, 12.5 ऑप्शन 1 है, मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चेक करो, 12.5 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो सवाल इतने ही थे इस सेशन में। और ये 26 अगस्त को जो इवनिंग सेशन था शिफ्ट 2, अगर आपने अभी बाद में ज्वाइन किया है वीडियो के अंदर, तो मैं बता देता हूं कि शिफ्ट 2 26 अगस्त में जो फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का पार्ट था, उसमें से कुछ अच्छे सवाल आपके लिए ढूंढ करके लेकर के आए थे हम, ठीक है। और इनके सोल्यूशन आपने देख लिए। तो भाई आप ये जान रहे हो कि भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के सवाल तो नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा अपना स्ट्रांग हो तो ही हम कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला पुट करा और आंसर निकाल दिया, ठीक है। जबकि पिछले सेशंस में, जैसे फरवरी वाला और मार्च वाला सेशन था स्पेशली, और जुलाई वाला भी काफी इजी टाइप का पेपर था, पर अगस्त वाला जो पेपर हुए हैं अभी तक, उनमें थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स से। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई अपनी तैयारी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए अपने को। पेपर अगर ज्यादा टफ आ जाता है तो भी अपने को घबराहट ना हो, अपन अच्छे से पेपर को कर दें, है ना। और इजी आए तब तो फोड़ाफाड़ी हो जाएगी। तैयारी थोड़ी वीक रहे तो फिर वो समस्या आ सकती है कि अगर पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ जाए तो हमें डर लग सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मजबूत हो तो इजीली ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में, और फिर अपन मिलते रहेंगे इसी तरह के कुछ और सेशंस को लेकर के आपके साथ। तो बच्चों, आई विल सी यू अगेन सम टाइम। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय बाय।